दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि समूचा भारत आज एक खतरनाक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है और इस संबंध में मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कोरोना वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होते हैं, सीटी वैल्यू क्या होता है, ऑक्सीमीटर क्या है और ऑक्सीमीटर काम कैसे करते हैं, वैक्सीन कौन कौन से वैक्सीन मार्केट में आ गए हैं, इम्यून सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है और होम बेस्ड डायग्नोसिस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में तो बहुत सारे हमारे पास इसके डिफरेंट ऑर्गेनल्स के डिफरेंट हमारे पास नेम्स हैं, लेकिन इसमें आप दो चीज याद रखिएगा। सबसे पहला है जो स्पाइक प्रोटीन और दूसरा इसमें जो इनर साइड में ये जो है ये जेनेटिक मटेरियल। स्पाइक प्रोटीन का काम क्या है? स्पाइक प्रोटीन का काम है एंट्री करना। तो किसकी एंट्री करना? तो एंट्री करना, या हम जो बोलते हैं एंटरिंग दी कोरोना वायरस इनसाइड द लंग्स। तो हम कह सकते हैं कि स्पाइक प्रोटीन उसके हाथ पैर हैं चलने वलने के लिए, और इसके अलावा जब वो लंग्स में एंटर कर जाएगा तो जेनेटिक मटेरियल काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? इसी आरएनए और वायरल जीनोम, या इसी को कहेंगे हम जेनेटिक मटेरियल। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ओके, हम सेकंड देखते हैं हाउ टू ट्रांसमिटेड। तो हाउ टू ट्रांसमिटेड मैं समझाऊंगा कि स्पाइक प्रोटीन और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कैसे काम करते हैं। जैसे कि वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। तो 2 गज दूरी क्यों? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हम नोज के थ्रू ऑक्सीजन जब इनहेल करते हैं और एक्सहेल जब CO2 को करते हैं, तो एट ए टाइम क्या होता है कि वायरस हमारे नोज के थ्रू लंग्स में एंटर कर जाते हैं। तो जब ये नोज के थ्रू जब लंग्स में एंटर करते हैं तो ये जो वायरस जो होती हैं वो इस स्पाइक प्रोटीन के थ्रू हमारे लंग्स के सेल में अंदर जाती है। तो लंग्स के जो सेल्स होते हैं उसमें अंदर जाने के लिए उसमें होते हैं सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। कि वो सेलेक्टिव जैसे वाइटल विटामिन मिनरल्स हो गए, उन्हीं को सेलेक्ट करके सेल्स के अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सेल्स के अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं। तो चूंकि इनके पास तो ऐसा नहीं है वायरस के पास, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो लंग्स में रिसेप्टार होते हैं। लंग्स में क्या होते हैं? रिसेप्टार होते हैं। तो लंग्स के रिसेप्टार के साथ ये जो स्पाइक प्रोटीन है वो जाके अटैच हो जाता है और रिसेप्टार उसको लंग्स के अंदर लेके चला जाता है। जब लंग्स के अंदर लेके चला जाएगा दैट मीन्स वो सेल पे चला जाता है। जैसे सेल पे एंटर करता है और सेल्स के अंदर एंटर करता है तो वो सबसे पहले जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मा को एंटर करके न्यूक्लियस में चला गया। जैसे अंदर गया तो ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ से बाहर हो जाता है। ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? ये बाहर हो जाता है। जब बाहर होगा तो किसके बाहर चला जाएगा? वो ये कोरोना वायरस के बाहर हो जाएगा। दैट मीन्स वो लंग्स के सेल के अंदर चला जाएगा और ये जेनेटिक मटेरियल सीधा जाता है कहाँ पे? फोटोकॉपी के पास। और हम जानते हैं कि वहां पे फोटोकॉपी का काम कौन करता है? जो राइबोसोम होते हैं, जो प्रोटीन को बार बार प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराते हैं। तो वो क्या करता है? अपने आरएनए को ये बैठा देता है कोरोना वायरस, और यहाँ पे प्रोटीन का फोटोकॉपी ना होकर के यहाँ पे इस जेनेटिक मटेरियल, इस कोरोना वायरस के आरएनए वायरल जीनोम का फोटोकॉपी होता है और हमारे लंग्स में तेजी से क्या करता है? ये कोरोना वायरस के जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है और हमारे बॉडी में फिर इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए थोड़ा समय लगता है इसमें। इसके बाद हम देखते हैं आरटीपीसीआर क्या है। व्हाट इज द आरटीपीसीआर? तो आरटीपीसीआर को समझने के लिए आरटीपीसीआर को हम करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये एक्चुअली में क्या है? हमने कहा कि ये जो कोरोना वायरस आरएनए है, तो आरएनए हम यहाँ पे देखते हैं डीएनए से जब आरएनए बनता है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब डीएनए बनाया जाता है उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो इस सेंट्रल डोग्मा में क्या है? इस वायरस के पास सिर्फ आरएनए होता है और ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, जबकि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो स्ट्रैंड है ये डबल स्ट्रैंड है और इसी को अलग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा। और सिंगल स्ट्रैंड को हमारे पास इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में उतनी वेल टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इस आरएनए को बना सकें।
या इस आरएनए कैसा है इसको हम क्लियरिफाई कर सके। इसीलिए क्या करते हैं, इसी को हम फिर से डीएनए बना लेते हैं। तो आरएनए से डीएनए जब बना लेते हैं तो इसी को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है इसीलिए हम इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन किसे कहेंगे, एक बार देखो, ये जो हमारे पास ये जो मैं राउंड बना रहा हूं, 1 राउंड, 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसा राउंड, तो यही क्या होते हैं, ये चेन है कि आरएनए जो होता है वो कितनी बार चेन बनाया। जब वो डीएनए बना, जब उसको डीएनए बनाया तो कितनी बार चेन बनाया, इसी को हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, आरटीपीसीआर समझ आया। अब हम आरटीपीसीआर के बाद हम देखते हैं सीटी वैल्यू। व्हाट इज द सीटी वैल्यू? तो सीटी वैल्यू हमारे पास क्या है, साइकिल थ्रेशोल्ड। साइकिल दैट मींस ये जो डीएनए बना कितनी बार हम उस वो जो डीएनए है वो कितना हम राउंड लेंगे तो हमें ये पिक पता चलेगा कि उसमें कोरोना वायरस है भी कि नहीं। ये हमारा कौन सा वैल्यू है, सीटी वैल्यू है। तो सीटी वैल्यू के लिए आप लोग जनरली आप देखे होंगे कि ये जो सीटी वैल्यू हमें तब पता चलेगा जब हम डीएनए को डिटेक्ट करेंगे, जब आरएनए से डीएनए बनाएंगे, डीएनए को डिटेक्ट करेंगे, डीएनए को डिटेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक रेंज आता है। उस रेंज को हम कहते हैं 35 चैन। कितना चैन, 35 चैन। तो 35 राउंड लगाना किसका, डीएनए को 35 राउंड लगाना। अगर 35 राउंड लगाने तक पिक नहीं आता है तो वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। अगर 35 से नीचे आता है तो वो कोरोना पॉजिटिव है। ओके, तो हम इन चीजों को लेकर चलते हैं और इन्हीं चीजों में हम एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा आप सभी को। एक चीज थोड़ा सा आप ये थोड़ा सा है, अगर सीटी वैल्यू है तो हम इसको कहते हैं कोरोना लाउड। ओके, सीटी वैल्यू अगर आपका कम है तो कोरोना आपका बढ़ेगा। ओके, किसी की सीटी वैल्यू 1 से 5 आती है, कोरोना ज्यादा है। किसी की वैल्यू 30 से 35 आती है, कोरोना उसको कम है। ये सीटी वैल्यू है। सिंपल समय पे आप देखेंगे कि हमारे पास जो जूस वगैरह निकालने की जो मशीन होती है उसमें अगर हम 1 राउंड या 2 राउंड लगा के सपोज दैट हम ऑरेंज का निकाल लेते हैं 2 राउंड में, तो हम कहेंगे कि ये सिर्फ 2 राउंड में ही इसका ऑरेंज के जूस निकल गए या ऑरेंज के जूस निकलने स्टार्ट हो गए, तो हम कहेंगे कि इसका जो पीक है वो बहुत कम है। लेकिन अगर किसी दूसरे अमरूद वगैरह को हम ऐड करके उसमें मिक्स करके देखते हैं तो उसका निकलना बहुत मुश्किल है, तो हम कहेंगे कि इसका सीटी वैल्यू ज्यादा है। तो आप याद रखेंगे कि सीटी वैल्यू कम होने से कोरोना बढ़ता है और सीटी वैल्यू के ज्यादा होने से कोरोना घटता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अभी ऑक्सीमीटर के बारे में कि ऑक्सीमीटर क्या है, कैसे वर्क करता है। आप देखेंगे जनरली अभी डॉक्टर के पास आप जाके देखेंगे तो एक ऑक्सीमीटर आपको सबसे पहले वो फिंगर पे लगा के दिखाएगा, तो उसमें आप बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। डॉक्टर जनरली उसको डरा देते हैं, लेकिन उस ऑक्सीमीटर में अपन 3 चीज को देखना चाहिए। सबसे पहला होता है सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन रेट, सेकेंड है पल्स रेट क्या है, और थर्ड है परफ्यूजन इंडेक्स। इन सब के बारे में अपने को जानना है, इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो SpO2 होता है सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन, ये मोर देन होना चाहिए 94, मोर देन 94, जबकि पल्स रेट होना चाहिए 60 to 90। परफ्यूजन इंडेक्स 2 to 20 होने चाहिए। परफ्यूजन इंडेक्स से आप ये समझिएगा कि हमारा जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, वो ऑक्सीजन को कितने दूरी तक ब्लड के माध्यम से सेल्स तक पहुंचा रहा है, ये परफ्यूजन इंडेक्स इसी को कहते हैं। तो इन चीजों को परफ्यूजन इंडेक्स में अगर आपका 0.5 से आता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इससे नीचे नहीं होने चाहिए। तो इन चीजों को अपन को समझना है और इनको समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें डॉक्टर अधिकतर आपको थोड़े डराते हैं। कैसे करते हैं, आप जाएंगे जैसे फिंगर पे टिप्स को लगाते हैं, बता देंगे कि अरे नहीं आपका तो 90 से नीचे चला गया, अरे 92, 93 हो गया, 92 हो गया। इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप देखेंगे कि कोरोना अभी चल रहा है, तो कोरोना काल में अधिकतर हम मास्क लगाए थे, तो मास्क लगाने के कारण भी कभी कभी क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन का डिमांड भी बढ़ने लगता है। तो जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ता है तो ये ऑलरेडी SpO2 को क्या करता है, कम कर देता है। तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको ये भी देखना होगा पल्स रेट क्या है और परफ्यूजन इंडेक्स भी क्या है, इनको भी देखना होगा, तब जाके हम जा सकते हैं कि एक्चुअल में हमें क्वारंटाइन में जाना चाहिए कि नहीं, कि हमें डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए कि नहीं। इन सब में हम प्रीफर कर सकते हैं।
हम नेक्स्ट चलते हैं वैक्सीन की ओर कि वैक्सीन क्या है। तो इस वैक्सीन के केस में हमारे पास बहुत सारे वैक्सीन आए हैं, मॉडर्ना का है, फाइजर का है, नोवावैक्स का है, कोविशील्ड है और स्पुतनिक है। ये जितने भी वैक्सीन होते हैं ये सब क्या किए हैं, कोरोना वायरस को कॉपी करके बनाया। कोरोना वायरस को कॉपी कैसे, मैंने पहले भी कहा था कि आरएनए से इन्होंने बना लिया डीएनए, और डीएनए को क्या कर दिया, रेप्लिकेशन करके फोटो कॉपी करा के इन्होंने बना लिया, इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद इसको इन्होंने बॉडी में इंजेक्ट करा दिया, बॉडी में इंजेक्ट करा दिया। तो क्या करेगा बॉडी एक्चुअल में कोरोना वायरस की कॉपी को हमारे बॉडी में इंजेक्ट करा दे रहे हैं, तो फिर बॉडी क्या करेगा, हमारा एक बॉडी में इम्यून सिस्टम है वो भी धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करेगा। और हमारे पास इंडिया में जो बनी भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये सबसे ओरिजिनल है, ये डायरेक्ट कोरोना वायरस को ही बॉडी में एंटर करा दे रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस को कैसे एंटर करा दे रहे हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल को अच्छे से मार के, वो थोड़ा सा जीवित है कहना चाहिए, 5 to 10% वो जीवित है, ऐसा थोड़ा मार के पूरा उसको क्या करते हैं बॉडी में एंटर करा दे रहे हैं। जैसे बॉडी में एंटर होगा तो हमारे पास ये लास्ट हमारे पास ये पॉइंट बचा इम्यून सिस्टम। तो ये इम्यून सिस्टम कैसे काम करेगा, जैसे ही ये हमारे बॉडी में एंटर करेगा इसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो वो इम्यून सिस्टम इन चीजों से लड़ने के लिए आएगा हमारे बॉडी से, दैट इज दी, इसको हम कहते हैं सोल्जर्स। इम्यून सिस्टम एक्चुअली में क्या होती है, सोल्जर्स। जैसे बाहर से कोई आता है और अटैक, बाहर से जब आता है तो हमारे पास जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो वही मार देते हैं। उसी प्रकार हमारे पास इम्यून सिस्टम है, जैसे हम उस कोरोना वायरस को वैक्सीन के थ्रू बॉडी में एंटर कराते हैं तो ये क्या करता है, उसके खिलाफ लड़ता है। जब लड़ता है तो जनरली ये बुखार आना आम बात है। आप देखेंगे कि वैक्सीन अगर लगता है और बुखार आ जाता है तो ये सिंपल से बात है, कोई घबराने या डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बॉडी का काम ही है टेम्परेचर को थोड़ा ज्यादा बढ़ा देना, क्योंकि इम्यून सिस्टम उस समय हाईली वर्क करने लगता है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है इम्यून सिस्टम बाद होम बेस्ड डायग्नोसिस के बारे में जानेंगे कि होम बेस्ड डायग्नोसिस में, तो होम बेस्ड डायग्नोसिस में किनको क्या करना चाहिए, किनको क्या नहीं करना चाहिए, कोरोना वायरस किनको हो सकता है, किनको नहीं हो सकता, इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो जो प्राइमरी स्टेज में 2021 में जिनको कोरोना वायरस हुआ है इनको उतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जिनको वैक्सीन लगने के बाद कोरोना वायरस हुआ उनको भी घबराने वाली बात नहीं है, या जिनको पहले जो कोरोना हो गया है और कोरोना होने के बाद ठीक हो गए हैं, अगर उनको फिर से कोरोना हो गया तो भी घबराने वाली बात नहीं है। तो ज्यादा दिक्कत कहाँ पे, न्यू स्ट्रेन, जो कोरोना अपना म्यूटेन करके, अपना रेप्लिकेशन करके, अपना म्यूटेशन करके एक नया स्ट्रेन बना लिया है, और उस स्ट्रेन से जो डिजीज जो तेजी से बढ़ रही है इस कोरोना वायरस की, यहाँ इनको घबराने की थोड़ा जरूरत है। लेकिन आप यहाँ भी नहीं घबराएंगे, आपको कुछ घरेलू उपचार करेंगे तो घरेलू उपचार से आप काफी हद तक ठीक हो सकते हैं और आपको कोरोना आ ही नहीं सकता। ऐसा है कि सबसे पहले आपको तो गर्म पानी हमेशा पीना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो थ्रोट्स होते हैं, थ्रोट्स के थ्रू ये जो लंग्स हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर थोड़ा सा भी ठंडा लेते हैं तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, तुरंत वहां पे जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए गर्म पानी पीजिए, हमेशा गर्म रखिए यहाँ को, ताकि ज्यादा नुकसान ना करे। सेकंड, आपको भाप लेना चाहिए कंटिन्यू, आप कंटिन्यू भाप लीजिए, इससे हमारा लंग्स भी अच्छा रहेगा। आप या तो विटामिन सी या जिंक ले सकते हैं। विटामिन सी वी कैन नॉट बी स्टोर, विटामिन सी को हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। हम जैसे एक्सक्रीशन करेंगे तो ये बॉडी से हमारा ये चला जाएगा बाहर, तो इसीलिए विटामिन सी स्टोर नहीं होगा, तो आप बार बार विटामिन सी लेते जाइए। इसके अलावा आप जिंक लीजिए, तो जिंक आपको उबले अंडे में जिंक मिल जाएंगे। और एक चीज, जो शुगर जो पेशेंट होते हैं उन शुगर पेशेंट में आप देखेंगे इंसुलिन होते हैं, और ये जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन में जो मेटल जो प्रेजेंट होते हैं वो जिंक मेटल प्रेजेंट होते हैं। तो ऑलरेडी शुगर वाले में इंसुलिन होने के कारण जिंक का लेवल कम है, तो थोड़े शुगर वाले को ध्यान देना चाहिए और जिंक ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि ये जिंक का लेवल होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारे पास दो चीज है, एक होता है मास्क और दूसरा हो गया हमारे पास क्या, हैंड सैनिटाइजर। तो मास्क तो हम लगाते ही हैं, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, इसके अलावा हम हैंड सैनिटाइजर लगाते हैं। तो हैंड सैनिटाइजर वर्क कैसे करता है, हैंड सैनिटाइजर जो होते हैं जितने भी हम यूज करते हैं, इनका काम होता है कि जो वायरस होते हैं तो उस वायरस के मेम्ब्रेन को ही क्या करते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं। तो मेम्ब्रेन को अगर उखाड़ के फेंकेंगे तो कोई स्पाइक प्रोटीन नहीं बचेगा,
कोई भी स्पाइक प्रोटीन नहीं बचेंगे और इसका मेम्ब्रेन भी रैप्चर हो जाएगा। जब स्पाइक प्रोटीन या मेम्ब्रेन ही नहीं बचेगा तो ये जब लंग्स में एंटर करेगा तो लंग्स के सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन क्या करता है, उसके हाथ पैर होते हैं, उसको बॉडी में एंटर कराने में हेल्प करते हैं, सेल्स के अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि सेल्स जो होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो यहाँ पे वो जब सैनिटाइजर लगाते हैं तो उसका मेम्ब्रेन और स्पाइक प्रोटीन ही इसका खत्म हो जाता है, रैप्चर हो जाता है, इसीलिए ये काम नहीं करता। इसीलिए आप सभी से अपील है कि आप जरूर मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाएं, और ज्यादा से ज्यादा जब कभी भी आप बाहर आते जाते हैं आने जाने से पहले आप एक बार अच्छे से हैंड सैनिटाइजर करें, अच्छे से वॉश करें, ताकि इसके स्पाइक प्रोटीन को हम तोड़ें। क्लास 12th के एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था अभी कुछ दिन पहले कि सर अगर हम ये स्पाइक प्रोटीन जो है, इस स्पाइक प्रोटीन को अगर हैंड सैनिटाइजर से अगर तोड़ते हैं तो इससे अच्छा तो हम हैंड सैनिटाइजर को तो पी लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा कि अगर हैंड सैनिटाइजर को अगर हम पीते हैं तो जो लंग्स में रिसेप्टार होते हैं वो लंग्स के रिसेप्टार को भी रैप्चर कर देगा और हम जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए आप सैनिटाइजर को पिएगा मत, सिर्फ हाथ से अच्छे से धोइएगा, उससे ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट्स है। तो ये हमारे घरेलू उपचार है। सभी से निवेदन है कि कोरोना वायरस को आप लोग हल्के में ना लें। आप देखेंगे कि कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अभी एक दिन पहले 4 लाख केस हो गया था, लेकिन अच्छी बात रही कि आज रात में सिर्फ 3,64,000 के केस करीब मिले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप घर में रहिए, मास्क लगाइए, बार बार हैंड सैनिटाइजर करते रहिए, ताकि यही जो चीज़ें हैं आपको कोरोना से बचा सकती हैं। और दूसरी बात, आप कभी भी नेगेटिविटी मत लाइए माइंड में। अगर आप जैसा नेगेटिविटी लाते हैं तो हमारा बॉडी उसी के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देता है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे को कोरोना हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे तो निश्चित ही आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए अपने बॉडी में, ताकि हमारा जो बॉडी है हमारे अकॉर्डिंग काम करे, ना कि उस कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग काम करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप बिल्कुल इन बातों को अमल कीजिए और अपने लाइफ में लाइए।